गुड मॉर्निंग एवरी फ्रेंड्स। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला है हिंदू एडिटोरियल में स्टार्ट करते हैं 25 जून का हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू द रूरल इकोनॉमी कैन बी जंप स्टार्ट ए रिवाइवल। इसमें जो चीज़ दी आपकी रिवल कैसे करना है, आपको जो करना है रूरल इकोनॉमी की जो सेकंड वेव के बाद बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में गई है, स्पेशली रूरल इनकम। जो स्टार्ट करते हैं, जो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं कि डेली इन्फेक्शन केसेस आना स्टार्ट हुए, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्शन थोड़े इंपोज करना आपने स्टार्ट कर दिया, चीज़ों पे लॉकडाउन लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जो इकोनॉमी क्लेम करते रिकवर की, फिर दोबारा से नीचे जाने लगी। और ऐसा बताया कि जो नेशनल स्टेटिक्स जो आपका ऑफिस है उसने मतलब रिलीज़ किया, एस्टिमेट लगाया, जो इंडियन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ग्रोथ हुई थी जो फिजिकल में, वो बहुत डिक्लाइन हो गई और 7.3 के आसपास नीचे चली गई। अंडर एस्टिमेट लगाया गया, डिस्ट्रेस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, इस पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, इसको तो हार्मफुल मिलता ही मिलता है। तो उसको देखते हुए फिर और भी चीज़ें हुई, 3 थिंग्स को मतलब आपको दिमाग में रखना चाहिए। मतलब मेकिंग थिंग्स वर्स, कंडीशन कैसे हुई कि ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमिक पेंडेमिक की वजह से या फिर कोविड की वजह से, उससे पहले भी हमारे जीडीपी में स्लो डाउन देखा जा रहा था। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ऑलरेडी मतलब कि ठीक है ना, एक तरह से एक्सकलेट हो गई थी, बहुत नीचे चली गई थी, मतलब कि बहुत नीचे पहले से 2019-20 में ही वो बहुत नीचे चल रही थी, 4% के आसपास। जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ऑलरेडी मतलब कि नीचे चल रही थी 2019-20 में, ऊपर से पेंडेमिक आया, इसने और नीचे कर दी। ऐसा बताया जाता है कि 2016-17 में जब डीमोनेटाइजेशन आया था, उसी टाइम से जो हमारी चीज़ें थी वो बहुत कंडीशन में, हमारी जो इकोनॉमी थी वो वर्स्ट कंडीशन में चल रही थी, ऐसा सर्वे में कंडक्ट बताया गया। नॉट ओनली थिंक द वर्ड्स, मतलब उसके साथ साथ क्या हो कि लोगों की जॉब चली गई, इनकम लोगों की कम हो गई, तो एक तरह से फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। इधर जॉब नहीं है लोगों के पास, ठीक है ना, उधर से मतलब कि इनकम भी उनकी जो थी वो भी कम हो गई, डिस्पोजल इनकम बोल दो या फिर सेविंग इनकम बोलो वो कम हो गई। उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ गया, वो कैसे, एक तो इन्फ्लेशन हाई चली गई, इन्फ्लेशन, उसके साथ साथ जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो आपका ये हॉस्पिटल में खर्च होना, मतलब ये आपने सोचा ही नहीं था, आपको नहीं पता आपके घर में कौन बीमार होगा, कब होगा, तो एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसको आप एस्टिमेट लगा के नहीं रखते। जैसे नॉर्मल चीज़ों को, मुझे ये रेंट देना है, मुझे ये इतना ईएमआई पे करना है, मुझे ये मतलब कि ये राशन के लिए निकालना है, तो आप सब मैनेज करके रखते हो चीज़ों का। और एक बीमार ही होना, मतलब वो बिना बताए घर में जो चीज़ आती है उसमें पैसा खर्च होता है, उसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो लोगों की कंडीशन और भी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गई। तो यही बोलता है कि जो आपने चीज़ें की, जो आपने पॉलिसी लाया वो थोड़ी एक तरह से अच्छी नहीं थी, लेस देन एडुकेट रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का ला, इंक्रीज फिजिकल सपोर्ट करना चाहिए था, रिवाइव द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, वो थोड़ा कम दिखाई दिया। फिर ऊपर से जो आपके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो मतलब स्टार्टअप बोल दो या स्मॉल एमएसएमई वाली चीज़ है, उसको आपने ध्यान थोड़ा कम दिया। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इनफॉर्मल सेक्टर, उसको थोड़ा आपने थोड़ा कम ध्यान दिया। अभी करते हैं एग्रीकल्चर। अभी आ जाते हैं एग्रीकल्चर। जो अभी तक इन्होंने बात की कोविड की, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कोविड के कुछ डाटा उनकी बात की, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एक रूरल इकोनॉमी है, रूरल एरिया है, ठीक है ना। जैसे रिफ्यूजी यहाँ से मतलब शहर से में काम करते थे, जैसे गांव में गए वो अपने, तो रिफ्यूजी कहाँ, जो माइग्रेटिंग लेबर हो कहाँ आ गई, बैक आ गई। जो जो डिस्ट्रेस, उसका असर पड़ गया एग्रीकल्चर पे, यानी कि वो अर्बन मेट्रोलिन, जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो मूव कर गई एग्रीकल्चर के साइड टूवर्ड्स। तो जॉब को इंक्रीज़ करना पड़ा एग्रीकल्चर में, तो इसलिए एग्रीकल्चर की जो वो रही है पूरे पेंडेमिक पीरियड में, थोड़ा एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अच्छा तो वो उतना ही करता है, पर इन कंपेयर टू अदर सेक्टर तो उसका वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा था। इंडस्ट्री बंद पड़ी थी पर एग्रीकल्चर काम हो रहा था, वो उतना ही वर्क कर रहा है, तो और इंडस्ट्री नीचे पड़ी थी, इस वजह से एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। तो यही इन्होंने बात की है कि अदर सेक्टर से एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, थोड़ा मतलब कि उसमें जॉब भी प्रोवाइड किया है लोगों को, एक तरह से सस्टेन किया है द इकोनॉमी इन द रूरल एरिया। तो जो माइग्रेटिंग वर्कर आए, मतलब उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कि उन्हें भी घर मिल जाए। तो बिगेस्ट सर्वाइवर क्या, एग्रीकल्चर हैज़ नॉट ओनली बीइंग द बिगेस्ट सर्वाइवर ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ, मतलब कि पेंडेमिक पीरियड में बिगेस्ट सर्वाइवर नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ड्राइव द इकोनॉमी थ्रू आउट द लास्ट 5 ईयर। जो लास्ट 5 ईयर से स्लो डाउन, ये बोल रहे हैं लास्ट, ये पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है, जो आपका स्लो डाउन है ना, ये 2020-21 में नहीं है, ये 2016 से चलता आ रहा है, जो डिमोनेटाइजेशन है। तो लास्ट 5 साल से एग्रीकल्चर ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करता दिखाई दे रहा है, हर चीज़ों को। फिर ये कुछ अपना ग्रॉस वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। लास्ट 5 ईयर से एग्रीकल्चर थोड़ा बढ़िया रहा है परफॉर्मेंस, ठीक है ना, सिग्निफिकेंसी हाई रहा है, जो आपका जीवी ग्रोथ है वो थोड़ा हाई रहा है, तो ये भी ये बात करते हैं। अभी क्या करते हैं, जो रूरल सेक्टर है प्ले मतलब कि मतलब वैसा रोल निभा पा रहा है सर्वाइवर अगेन। अभी जो अभी इस
क्योंकि सेकंड वेव में ना रूरल में बहुत डिस्ट्रेस देखा गया है चीज़ों के अंदर। तो कैसे रूरल निभा पाएगा? कोई नेचुरल क्लाइमिटी तो है नहीं है कि कोई नेचुरल क्लाइमिटी से मतलब कोई ये जो आपने जो रोल है सर्वाइवर अगेन कैसे कर पाएगा? कोई नेचुरल क्लाइमिटी तो चीज़ नहीं है। पर आपको क्या करना है, जो पॉलिसी मिसमैच रहा है गवर्नमेंट का, वो भी एक तरह से इफेक्ट रहा है। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर क्या था, इधर पेंडेमिक चल रहा था, सब जगह सब चीज़ बंद थी, तो एग्रीकल्चर पे इतना इफेक्ट नहीं गया। एग्रीकल्चर की जो चीज़ें थी, लोग गाँव में काम करते रहे, अपने खेतों में जाते रहे, चीज़ें मार्केट में आती रही, बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट था, अगर था भी तो, वरना कुछ नहीं था। तो फिर एग्रीकल्चर में इतना स्लो डाउन क्यों रहता है? तो उसकी वजह से क्या है कि जो पॉलिसी मिसमैच है ना गवर्नमेंट का, वो एक इन्होंने कारण बताया। तो एक पॉलिसी मिसमैच आप लिख सकते हो कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो कुछ लोग क्या होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर डिपेंड होते हैं, या फिर उसे बोलते हैं तो एलाइड सेक्टर पे, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर तो उस पर डिपेंड होते हैं कुछ लोग। उनको स्ट्रेस देखने की कोशिश मिली, उनकी मतलब जॉब लॉसेस हो गई चीज़ों में, तो ये इनकम डिक्लाइन होगी, तो वही सारी चीज़ें देखने मिली। जो एग्रीकल्चर प्लस उसके एलाइड सेक्टर क्या होता है, मुर्गी पालन कर लो, हैन पालन, फिर काउ रियरिंग कर लो, कुछ भी कर लो, फिशरी के लिए आप पॉन्ड बना लो, तो वो एलाइड सेक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम देखने को मिला। तो यही बोल रहा है कि जो आपने अंडर एस्टिमेट किया डेथ ड्यू टू पेंडेमिक टाइम में कितनी डेथ हुई, उसको आपने अंडर एस्टिमेट किया एक तरीके से। तो आपने एग्रीकल्चर कहीं की जो रूरल एरिया है उसको भी कहीं ना कहीं आपने अंडर एस्टिमेट किया, अनरिपोर्टेड किया। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जब आ रहा था पूरी कंट्री में, रिपोर्ट हो रहे थे, न्यूज़पेपर लिख रहे थे इस शहर में इतने मरे, इसमें इतने मरे। एक तो आपने पहले ही डेथ को और पेंडेमिक को एक तरह से अंडर एस्टिमेट किया, और उसके बाद आपने रूरल जो इकोनॉमी है, जो इतना बड़ा मतलब इसने एक तरह से बोल सकते हैं पूरी जो है चीज़ों की जो लेबर फोर्स है उसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया था, अपने अंदर ले लिया था। तो वही सारी चीज़ कर रहे हैं। एक तो रूरल इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, हेल्थ का इधर बढ़ता जा रहा है, लॉस्ट ऑफ अर्निंग है आदमियों की वो घटती जा रही है। तो इन्होंने सारी कंडीशन इसमें यही बोली है। तो आपको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि चीज़ों को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपको गवर्नमेंट को नॉट ओनली इंक्रीज द एलोकेशन, जो एलोकेशन है जैसे मनरेगा, एमजी नरेगा बोल दो, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसके मतलब इसके जो एलोकेशंस है गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, उतने का उतना ही रखा है। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को एलोकेशन। और फ्री फूड गेन जो है स्कीम है, जो आप चला लो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो आपने लास्ट ईयर भी चलाई थी, पर आपने लास्ट ईयर क्या किया था, पल्सेस भी दी थी। इस साल कोई पल्सेस नहीं दे रहे हो आप चीज़ों में, ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट ईयर आपने क्या किया था, आपने कुछ कैश ट्रांसफर, मॉनिटरी मतलब बेनिफिट भी देने की कोशिश की थी, कैश ट्रांसफ़र भी किया था जो वर्नेबल ग्रुप है, पर इस साल वो देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ 3 चीज़ें पिछले साल से इस साल देखने को मिला है। डिक्लाइन इन जॉब्स, तो आपको पता ही है जॉब लॉसेस हो गई हैं। फिर एक एस्टिमेट आया कि अप्रैल 2021 में शोइंग द डिक्लाइन इन द रूरल नॉन एग्रीकल्चर वेजेस बाय 0.9% पर एनम इन द लास्ट 2 ईयर। जो नॉन एग्रीकल्चर मतलब वेजेस होते हैं, मतलब जो उन्हें आसपास के अलाइड सेक्टर से मिलते हैं, वो भी डिक्लाइन होती हुई कहीं दिखाई दे रही है। डिक्लाइन इन द मतलब कि होलसेल प्राइस ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो होलसेल प्राइस है एग्रीकल्चर कमोडिटी की। अब होलसेल वाले किससे खरीदते हैं, फार्मर से खरीदते हैं चीज़ें। जो होलसेल प्राइस है वो बहुत डिक्लाइन है, पर आप रिटेलर प्राइस देखोगे वो बहुत हाई है। तो एक तरह से ये मिसमैच भी है पॉलिसी में। और आप जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में, एग्रीकल्चर चीज़ कमोडिटी के प्राइस देखोगे वो बहुत हाई हैं इन कंपेयर टू हमारे मार्केट से। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, जो आपका मिसमैच है हर चीज़ में, एक तो देखो होलसेल में आपके प्राइस कम है, पर रिटेलर में आप चीज़ लेने जाओगे, दालें चीज़ लोगे वो बहुत हाई है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस देखोगे एग्रीकल्चर कमोडिटी वो भी हाई है। तो हमारे ये होलसेल वालों की क्यों हाई है? एक तरह से ये कुछ आपको मिसमैच है चीज़ों में दिखना चाहिए। फिर इन्फ्लेशन है, जैसे पल्सेस में, ऑयल्स में, सीड्स में, इन सब चीज़ों में आप इतनी सारी इन्फ्लेशन है, तो मतलब उस चीज़ को चेक करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ कनेक्शन होता है। अगर ऑयल में होगी ना, ऑयल में अगर इन्फ्लेशन महंगाई होगी, सब चीज़ में दिखाई देगी। कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो वही लगता है, ऑयल एक चीज़ है, डीजल होता है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ चेक करते हैं। तो सब चीज़ को आपको देखना चाहिए। डिक्लाइन बाय द कंज्यूमर प्राइसेस, जो चीज़ें हैं वो हाई हो रही हैं, और चीज़ में आपको देखा जा रहा है जो किसानों से खरीद रहे हैं वो सस्ते में, और आगे बेच रहे हैं वो महंगा। तो ये हिसाब चल रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन राइज होती है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई राइज होती है, तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो घटती है। कैसे घटती है? देखो, आप पहले 5 किलो चीनी लाते थे, 100 रुपये की आती थी, ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 100 रुपये की आती थी, यानी कि 20 रुपये किलो के हिसाब से। अब वो चीनी होगी 50 रुपये किलो, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो आप कितनी लाओगे, 100 रुपये खर्च करना है, तो आप क्या लाओगे, 2 किलो चीनी लाओगे। तो इससे क्या हुआ, जैसी इन्फ्लेशन बढ़ी, 50 रुपये किलो हो गई 20 रुपये किलो से, तो आप पहले 5 किलो लाते थे, तो आप 2 किलो लाने लगे। तो आपकी परचेजिंग पावर है जो 5 से 2 किलो हो गई, 3 किलो कम हो गई। तो आपको याद रखना है परचेजिंग पावर भी उससे घटती है, रिड्यूस होती है। तो एक तरह से आप जॉब लॉसेस कर रहे हो,
इनकम आपकी डिक्लाइन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो परचेजिंग पावर भी कम होती है। परचेजिंग पावर कम होगी। अब खुद बताओ, आपको 2 किलो चीनी लगाने के लिए 5 आदमी लगते थे, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। अब 5 किलो प्रोड्यूस करने के लिए आपको मतलब कि 10 आदमी लगते थे, ठीक है ना। अब 2 किलो कंजप्शन है कि मार्केट में डिमांड 2 ही किलो की आ रही है, उससे ज़्यादा बिक नहीं रही है, तो फैक्ट्री क्या करेगी, रिडक्शन करना स्टार्ट कर देगी, थोड़ी कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करो भाई, मार्केट से डिमांड नहीं आ रही है। फैक्ट्री कम करेगी तो जो लेबर है, जो काम कर रही थी ज़्यादा लेबर, उसको कट कर देगी, लेबर को निकाल देगी, हमें ज़रूरत नहीं है, हम इतना नहीं दे सकते, लेबर कट कर देगी, तो फिर जॉब लॉसेस। तो एक पूरा सर्किल है, आप एक तरह से बम बना दिया आपने पूरे सर्किल का, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर इनपुट जो प्राइस हैं डीजल के वो हायर होते जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो आप बताओ, जब आप जिस चीज़ को आप पैदा करने के लिए उसकी इनपुट कॉस्ट में जो चीज़ें लगती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में जो चीज़ें लगती हैं वो हाई जाएंगी, तो ऑब्वियसली बात है जो कमोडिटी डेवलप होगी वो भी तो हाई जानी चाहिए, किसानों की हाई बिकनी चाहिए। पर हो क्या रहा है, वो नहीं बिक रही है, होलसेल वाले नहीं ले रहे हैं, पर रिटेलर में वो हाई बिक रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोएक्टिव आपको इंटरवेंशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मतलब आगे आना पड़ेगा, चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना है, उसको बूस्ट करना है, साथ साथ वैक्सीनेशन और देना पड़ेगा। जो आप वैक्सीनेशन का आपने रेट फिक्स किया है ना, वो गांव वाले बेरेबल नहीं कर सकते, शहर वाले कर लेंगे एक बार, पर गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं है उस चीज़ को देख पाए। तो नीड टू ग्रेट फिजिकल सपोर्ट उनको चाहिए, वेरियस सब्सिडी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसको बचाना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। तो यही सारी चीज़ें जो मिसमैनेजमेंट है उसको आपको चेक करना है। ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़, पर लास्ट में बताऊँगा चीज़ें। दूसरा जो एडिटोरियल आता है वो आता है कि मतलब कि गवर्नमेंट शुड अनलॉक यूजिंग द गुड एविडेंस ऑन हाउ टू अवॉइड द अनदर कोविड-19 वेव। मतलब ये क्या बोल रहा है, सारी चीज़ जो आप ये एकदम से अनलॉक कर रहे हो ना, चीज़ें खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल दिए, जिम खोल दिए, शॉप्स खोल दी, सब चीज़ खोल रहे हो, रिलीजियस सेंटर खोल दिए, मतलब मंदिर खोल दिए, रीओपनिंग कर रहे हो इतनी स्पीड से, टूरिस्ट प्लेस खोल दिए अक्रॉस द इंटर स्टेट के लिए, अंदर स्टेट में कर सकते हो, तो एक तरह से डीजा वाउ मूवमेंट आ सकता है। जैसे फर्स्ट वेव के बाद आपने एकदम सब चीज़ खोल दी थी, फिर देखा ना सेकेंड वेव डेडली वेव थी, तो एक मिस स्टेप था आपका, वो चीज़ आपने लिया कि राइजिंग इन द केसेस, एक वीक में इतने केसेस राइज हो गए, आप सोच नहीं पाए क्या हुआ। तो एक तरह से डेल्टा वेरिएंट है, ये मोर ट्रांसपेबल है, मतलब कि बहुत जल्दी फैलता है। अब डेल्टा प्लस भी आने वाला है लोगों में, मतलब अनवैक्सीनेशन जो आपकी कैपेसिटी है बहुत कम है, सीनियर सिटीजन में बहुत कम है, वीक जो आपकी कम्युनिटी है, मतलब इम्यूनिटी लोगों की है, अभी तक वैक्सीन सबको नहीं लग पाई, तो एक तरह से आप बहुत बड़ा फेस कर सकते हो दोबारा से, अगर आपने एकदम से बिना मिसमैच की चीज़ों को किया, आपने नेग्लिजिबल छोड़ दिया चीज़ों को। फिर यही बोल रहे हैं कि WHO ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे 3C की रिकमेंडेशन है, जैसे कोविड जो मतलब भीड़ भाड़ इलाके में बचो, क्लोज कॉन्टैक्ट से बचो, कन्फाइंड और इंक्लोजमेंट स्पेस में जाने से बचो, तो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान नहीं रखा गया तो फिर वही प्रॉब्लम फेस होगी, जो आपने रेस्टोरेंट, कल्चर, परफॉर्मेंस सब कुछ ओपन कर दिया एक तरीके से, पर अभी तक डिस्टेंस मेंटेन नहीं रख रहे हैं, जो बसेस चल रही हैं, इतनी भीड़ चल रही है, तो एक तरह से फिर दोबारा से थर्ड वेव आप देख सकते हैं, और थर्ड वेव बहुत भयानक होगी। फिर आपको स्पीड अप करना चाहिए, जो स्लो प्रोग्रेस आपकी वैक्सीनाइजेशन में, उसको स्पीड अप करना चाहिए, वैक्सीनेशन सबको फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए। एक रिकॉर्ड बोलता है कि वैक्सीन रेट ऑन ए गिवन डे में भी इंक्रीज करता है, मोर और पीपल को फॉरवर्ड आए और एक तरह से वैक्सीन लें, सब चीज़ों की बात की गई है, ताकि जो थर्ड वेव है उसको आने से एक तरीके से बचाया जा सके। अब जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है कि मतलब कि स्टैगिंग एक कम बैक, एक आपको एनर्जिंग करना है कि इंडिया और अफ्रीका जो पॉलिसी है, यानी कि जैसे अफ्रीका से और इंडिया की जो लिंक है उसको और स्ट्रेंथनिंग करना है, आपको रिकमिटमेंट करना है, डेवलप करना है, डीपनिंग करना है। जो स्ट्रेटेजी आपने डेवलप किया दिल्ली ने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, जो हेल्थ में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उसे दोबारा से डेवलप करना है, क्योंकि पेंडेमिक टाइम में थोड़ा कमज़ोर हो गई है वो पॉलिसी। तो यही बोलते हैं कि आपकी जो फॉरेन चीज़ें हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर इंडिया अफ्रीका के जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हुआ है, ऐसा बोला है। देखो मैं ये तो डाटा तो बताऊंगा नहीं, ये आपको लिखना भी नहीं है, रोज़ चेंज होता है। इंडिया अफ्रीका का ट्रेड डिक्लाइन हुआ है। इंडिया इन्वेस्ट करता है अफ्रीका में, मतलब कि वो भी डिक्लाइन हुआ है। जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट करता है अफ्रीका में वो भी डिक्लाइन दिखा गया है, ठीक है ना। तो बढ़ा क्या है, जो चाइना का ट्रेड है ना, चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है अफ्रीका के अंदर, जो 1/3 यानी कि 1/3 जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर वो चाइना कर रहा है अफ्रीका के अंदर। तो एक तरह से गेट कंसर्न बनता है इंडिया के लिए, क्योंकि अफ्रीका एक तरह से आप मान लो अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया पूरी तरीक़ों से। अभी तक वो रेगिस्तान का रेगिस्तान है, अभी पूरी तरह कोई इसमें मतलब एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया। तो मतलब ट्राइबल वाला एरिया ही है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है चाइना। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वजह से अपनी पॉलिसी को डीपनिंग करो अच्छे से। जो इंडिया की टॉप 5 मार्केट है कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर से आपका साउथ अफ्रीका हो गया बिल्कुल नीचे,
नाइजीरिया हो गया, इधर हो गया, इजिप्ट हो गया, ऊपर हो गया इधर, ठीक है ना। उसके बाद केनिया हो गया, केनिया इधर हो गया, तंजानिया सी के पास, टोंगो हो गया, टोंगो भी इधर है। तो इन सारों के साथ बहुत अच्छा हमारा व्यापार है। हम जो इंपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, सेंगो, इनसे इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं अफ्रीका के, जो हमारे मिनरल फ्यूल्स हैं और ऑयल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टू अफ्रीका। मतलब ऑयल कौन सा, वाला ऑयल नहीं, हमारे कोई ऑयल नहीं निकलता, हमारे जो विदेशों से ऑयल आता है ना, हम उसे रिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास जो उसे रिफ़ाइन करने की चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं। फिर फार्मास्यूटिकल हमारी बहुत मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्पीड है। और व्हीकल्स जो हैं, उन सब चीज़ों का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट क्या करते हैं, वही मिनरल फ्यूल्स, ऑयल वॉयल, वहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो अफ्रीका वरीफा से हम इंपोर्ट करते हैं। तो वही हमारी चीज़ें डिक्लाइन हुई है हमारा, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो कुछ बता रहे हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, जैसे कोविड-19 के बाद देखा गया चीज़ों में बहुत डिक्लाइन आया, अफ्रीकन पॉपुलेशन बहुत हार्मफुल रही है, तो उस चीज़ को इफेक्ट आया, तो उस सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अफ्रीकन हैज़ बिन डीपली अफेक्टेड। देखा गया कि वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या बोला है कि 40% जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आप बताना टोटल कितने देश हैं साउथ, मतलब कि पूरे अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं, जो इसमें से 41 कंट्रीज़ हैं, जो 41 कंट्रीज़ हैं उनके पास बस मात्र 2000 वेंटिलेटर्स हैं। इतनी पुअर कंडीशन में क्या खड़ा हुआ है, मतलब कि ये अफ्रीका है। फिर इबोला का इसने बहुत चीज़ देखा। और फिर एक चीज़ बताइए इन्होंने, ग्रेट वे हाउस स्टडी एंगेजमेंट इंटरनल पावर इन अफ्रीका टेक अवे फॉर इंडिया। तो ये सारी चीज़ें पता क्या है, गेटवे हाउस स्टडी क्या है, ये एक तरह से स्टडी की गई है कि अफ्रीका में अंदर डेवलपमेंट कहाँ कहाँ से आ रहा है। इधर यूरोप भी कर रहा है, क्योंकि यूरोप भी चाहता है मैं भी एक्सप्लोर करूँ, इधर अमेरिका भी कर रहा है, इधर चाइना भी कर रहा है, इधर इंडिया भी कर रहा है, इधर से रशिया भी इसमें घुस रहा है। तो एक तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये इंडिया को दूर कर सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अमेरिका, यूरोप, जो एशिया लगे हुए हैं अफ्रीका की कंट्री के पीछे, मार्केट के पीछे, मिनरल्स के, हाइड्रोकार्बन के, इन सब चीज़ का ध्यान रखना है और आपको एक पॉलिसी डेवलप करनी है। चाइना है सक्सेसफुल, चाइना सक्सेसफुल हो जाएगा अगर उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को किया, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और को चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पे इतनी वैक्सीनेशन दे रहा है, मतलब इतनी वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं, वैक्स डिप्लोमेसी बोल दिया इन्होंने कि वैक्स की डिप्लोमेसी चाइना कर रहा है। हमारे पास क्या है कि शॉर्टेज ऑफ द वैक्सीन रॉ मटेरियल फ्रॉम द यूएस, वो सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। फिर पैसिफिक रीजन में हम ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, इधर क्वाड वाड हमने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बनाया है, इंडियन पैसिफिक में थोड़ा हमें इधर भी ध्यान रखना है कि इधर को चक्कर में इधर ना छोड़ देना बाबू। इंडिया का रोल क्या है कि एक तो म्यूचुअल बेनिफिट रहा है कि इंडियन अफ्रीकन शुड बी ए रिमेन, मतलब कि ऑप्टिमल एंगेज रहने चाहिए। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इस बार मेंबर है ना, इस बार मेंबर है, तो उसमें भी अफ्रीका की बात उठाई है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डायमेंशन भी चलनी चाहिए। वॉइस उठाई है अफ्रीकन नेशन की, जो पुअर मतलब प्रॉपर नॉट गिव प्रॉपर मतलब चीज़ों ने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर उनकी वॉइस नहीं रहती, हमने वॉइस उनकी उठाई है। इंडिया रोल इन द पीस कीपिंग अफ्रीका के हमने रोल उठाई, काउंटर टेररिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है ना। इंडिया एड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज सेट टू बी मतलब कंटिन्यू। फिर हमने क्या किया, हिज विजिट, मतलब हमारे मिनिस्टर थे वो वहाँ पे केनिया वेनिया गए, कम्युनिकेट किया अफ्रीकन पॉलिटिकल लेवल्स पे हमने, तो बहुत सारी चीज़ों का हमने किया। फिर आप देखना युगांडा वुगांडा इन नेशन से, सोमालिया से हमारे पास इस बार वेंटिलेट वो भी आया, क्या नाम, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ही भेजे हैं उन्होंने। फिर इंडिया जो अफ्रीका फोरम सबमिट थी 2015 में हुई थी, अभी इसकी 4th सबमिट होनी थी, पेंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई, शायद वो देखें वर्चुअल सबमिट होगी, उसमें हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है। और अफ्रीका को मतलब सॉफ्ट लोन बोल दो, या कि लोन टू अफ्रीका, मतलब कि ग्रैंड लोन प्रोवाइड करवाना है, या फिर आप बोल सकते हो लाइन इनर परमिट भी दे सकते हैं, सॉरी लाइन इनर परमिट नाम आ रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे सकते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कराओ, लोन दो, सॉफ्ट लोन दो, कुछ भी करो, अफ्रीका को अपने फेवर में लाओ कि अफ्रीका बहुत बढ़िया नेशन है, मतलब नेशन के पूरे कंट्री उसमें है जो आपका फ़ायदा देंगे। फिर वो कह रहा है डेवलपिंग टू डीपिंग द कोलैबोरेशन इन द हेल्थ के अंदर, डिजिटल के अंदर, स्पेस के अंदर, उसके साथ अच्छा वर्क करो, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग है, स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिजिटली हम वर्क कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं वो, जैसे हमारा भारतीय मतलब एयरटेल का बहुत बड़ा सेक्टर है अफ्रीका के अंदर। तो ओवरकम करो तो चाइना चैलेंज इन अफ्रीका बिटवीन इंडिया एंड द इंटरनेशनल एलाइज, हमको और भी कंट्री को साथ मिलकर काम करना चाहिए अफ्रीकन, जैसे ईयू को और इंडिया को साथ आके, जो क्वाड के नेशन है उनको साथ में आकर अफ्रीका में काम करना चाहिए, ताकि हम चाइना को मात दे सकें कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर। तो ये सारी बात इन्होंने इस वाले न्यूज़पेपर में की हैं, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे बेचारे स्टूडेंट के साथ, क्या होगा। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है आपका प्रोटेक्शन प्रिजनर राइट। अभी क्या हुआ कि ओवर क्राउडेड हो गई है हमारी जेल, ये एग्जाम्पल देते हैं तिहाड़ जेल का। ये बोलते हैं कि लार्जली फॉरगॉटन, हमने सब चीज़ तो सोच रहे हैं कि किसान हैं, ये वो है, पर कई प्रिजनर के बारे में, जेल के अंदर है लोग, उनके हम ह्यूमन राइट नहीं सोच रहे हैं कि उसमें क्या बता रहा है। अकॉर्डिंग टू द डाटा, ये जेल है जिसमें 11 सेक्शन है, मतलब तिहाड़ जेल के अंदर जो 11 सेक्शन है उसके अंदर जो कैपेसिटी है रखने की वो है 7425, यानी कि 7425 जो कैपेसिटी है।
पर रखे कितने गए हैं, 12,715 रखे गए हैं। उसमें से भी 12,715 में से भी 11,000 जो 77 है, मतलब कि 11,077 है, वो अंडर ट्रायल है, जिन पे अभी केस मतलब आप कन्विक्टेड नहीं हो, बट ट्रायल चल रहे हैं, पर आप जेल के अंदर हो। ठीक है, ऐसे केसेस हैं। तो एक तरह से क्या देखा जाता है, हमारे अंडर ट्रायल केसेस, मतलब वही है सिस्टम का एक फेलियर भी बोल सकते हो, कि आप ये भी बोल सकते हो जस्टिस डिले इन जस्टिस डिनाई, कि अगर जस्टिस डिले हो गया तो एक तरह से डिनाई कर रहे हो। तो वही है कि जस्टिस डिले होता जा रहा है, एक केस चला कहीं और हो गया, कहीं और हो गया, तो बहुत लंबा केस खिंचता जा रहा है। तो एक तरह से अंडर ट्रायल वाले बहुत हैं। फिर आप वॉयलेटिंग कर रहे हो एक ह्यूमन राइट पे। देखो ह्यूमन राइट सबके होते हैं, चाहे मैं हूँ कुछ भी हो, हर इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ आपको बोलता है, और भी चीज़ें हैं। ह्यूमन राइट फॉर द प्रिजनर, हम ये भी एक तरह से हमकर दिख चुके हैं। फिर आपका चार्ल्स सोबर्ज का केस था तिहाड़ में, इम्प्रिजमेंट डज नॉट स्पेल द फेयरवेल टू द फंडामेंटल राइट, मतलब कि ये नहीं, इग्नोरेंस नहीं करना है आपको इन चीज़ों का। जो पुअर कंडीशन है प्रिजनर्स हैं, मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि एक एक कैबिन में 10-10, 20-20 रखे जाते हैं अंदर, सोने के लिए जगह नहीं होती, उधर सोते हैं उधर सोते हैं, बहुत मूवी में आपने देखा होगा। ठीक है ना। फिर अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि फिजिकल मीटिंग जो थी बिटवीन द, मतलब जो उनके ट्रायल्स थे वो फिजिकली नहीं कर पा रहे थे, तो ठीक है, फैमिली मेम्बर नहीं मिल पा रहे थे, उनकी मेम्बरी सस्पेंड कर दी क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। कि जो लव वंस थे, मतलब जो रिश्तेदार थे, जो घर वाले थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। इवन जो सुप्रीम कोर्ट केस ले रहा था वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिए जा रहे थे, फिजिकल मीटिंग उसमें भी बनती। तो एक तरह से सब यही देखा गया कि केस एक तो इतने ही बहुत है, ऊपर से किसी सुनवाई नहीं हो रही है, लोग छूट नहीं रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर में अलाउड द फ़ोन कॉल, जम्मू कश्मीर में एक सिस्टम चलता है कि ये 15 दिन में आप घर वालों से एक बार बात कर सकते हैं फ़ोन कॉल पर। तो इन्होंने कुछ बातें की हैं, ऐसी बातें की हैं। फिर पॉलिटिकल प्रिजनर की बातें की हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको छोड़ दिए जाए, ऐसी बात हुई, पर क्या किया, नहीं छोड़ा गया। फिर जब कश्मीरी जो आपके उत्तर प्रदेश की या दिल्ली जेल में बंद छोड़ने की बात हुई, जो अंडर ट्रायल वाले हैं, पर नहीं छोड़ा गया। पर एक आर्टिकल 14(3)(c) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इंटरनेशनल आपका कन्वेंट है ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट, उसमें एक्यूज को मतलब एक राइट मिलता है कि वो उसका जो डिले कर रहे हो ना आप प्रोसीजर में, मतलब उसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के जेल में रखे हुए नहीं, उसको एक लीगल आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ऐसा ये बोलता है। उसका सेफ और टाइमली उसको रिलीज़ करना चाहिए अगर वो गलती नहीं है। राइट टू द फेयर एंड स्पीडी ट्रायल उसका राइट है, इस आर्टिकल के अंदर आता है। ये आर्टिकल किसका, इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, आपको याद रखना है, ये इंटरनेशनल आपका कोविनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, इस चीज़ की। तो एग्जामाइन करना है, रिलीज़ करना है, ये चीज़ें सारी बातें इन्होंने की है। ये चीज़ जो मैं पढ़ूंगा, मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा ये चीज़ें हैं क्या। पहली जो न्यूज़ आती है, प्लीज़ अगर चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला लिंक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे यूट्यूब का, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। जो ओवर क्राउडेड प्रिजनर्स, मतलब कि हमारे प्रिजन्स हैं, मतलब क्यों है, कोविड-19 टाइम में क्या देखा गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था, रिलीज़ कर दो उन प्रिजनर को जो आपके डिकॉग्जिस जेल में है, उनको मतलब सेकेंड वे पे रिलीज़ करने के लिए बोला था। ठीक है ना। तो क्यों बोला था रिलीज़ करने, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत क्राउडेड था, मतलब इन्फेक्शन, मतलब यही वायरस बहुत जल्दी फैल रहा था। तो क्या किया था, एक रिक्वेस्ट की थी कि इन प्रिजनर को जो इन पर कम केसेस हैं, किस पे ऐसे केसेस हैं जिनमें बेल मिल सकती है इजी, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि ओवर क्राउडेड जो है जेल का वो कम पर कर पाओ। इंडियन जो प्रिजनर है कि मोर इमिटेटेड है देन देयर कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड है, प्रिजनर गेटिंग द वर्ड्स कंडीशंस है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट भी बोलती है कि हमारी एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिकॉर्ड आती है कि 31 दिसंबर 2019 को इतने हज़ार जो प्रिजनर है वो अंदर हैं, पर कैपेसिटी जो हमारी कलेक्टिंग कैपेसिटी है वो 4 लाख के आसपास की है। तो इतने फालतू ही मान लो आप 70,000 के आसपास। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ प्रिजनर, मतलब कि इतने ज़्यादा हमारे परसेंटेज है क्या, ठीक है ना, हाईएस्ट इन 2010 जो हाईएस्ट देखी गई थी, इतनी सारी हाईएस्ट थी, मतलब 118% हाईएस्ट है कैपेसिटी के हिसाब से, ये 2010 में देखा गया था। फिर कॉजेज और कंसर्न क्या है, कॉजेज कंसर्न वही है कि बेल नहीं मिल पाती टाइम पे, पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं, ओवर क्राउडेड प्रिजनर रहते हैं, मैंने आपको बताया, हाई प्रोनी, मतलब एक तरह से वायरस है, फैल रहा है चीज़ों में, क्लोज स्पेस डेवलप करता जा रहा है। फिर नियरली, मतलब कि एवरी 8 प्रिजनर इन इंडिया, ठीक है ना, इन ए पर्सन एज ऑफ 50, जो हर भी 8वां जो प्रिजनर है इंडिया में इज़ द, मतलब पर्सन होता है अबव द एज ऑफ 50, द एज ग्रुप विच इज़ हाईली रिस्क। देखो अब 8वां प्रिजनर की जो एज आएगी, मतलब जैसे
हर 8वां जो आदमी होगा जेल के अंदर उसकी 50 साल से एज ज़्यादा है, तो हाईली रिस्क है, कम से कम उसे छोड़ दो, ठीक है ना। मेंटेन रखो सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे मेंटेन कर पाओगे, ओवर क्राउडेड है, अनहाइजीन है, आपका मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन ढंग से नहीं हो पाता, तो बहुत सारी चीज़ों का ऐसे वायलेशन देखा जाता है, इसलिए ओवर। कुछ सजेशन दिए थे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था 268 जो रिपोर्ट आई थी उसने रिकमेंडेशन दिया था कि आपको क्या करना चाहिए, जो मतलब कि जो डेट कम द जो पनिशमेंट है अप टू 7 ईयर ऑफ द इम्प्रिजमेंट, ठीक है, शुड बी रिलीज, ठीक है, उनको 1/3 को छोड़ देना चाहिए, एंड चार्ज विद द ऑफेंसिव दैट अटैच द लॉन्ग जेल टर्म आफ्टर देयर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द पीरियड। तो यही बोला था ओवर क्राउडेड करने के लिए, जिनके पनिशमेंट मतलब ऑफेंसिव उन्होंने की हैं, जिनके पनिशमेंट अप टू 7 साल के लिए, और ठीक है ना, वो 1/3 अपना मतलब पीरियड कर पाए, मतलब कि 7 साल का 1/3 पीरियड वो कर चुके हैं, तो उनको एक तरह से छोड़ देना चाहिए, बेल देके और कह के छोड़ देना चाहिए। और भी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला था, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ऑल्सो रिकमेंडेड पुलिस शुड अवॉइड द नीडलेस अरेस्ट, मतलब कि कोई जरूरत नहीं है नीडलेस अरेस्ट मत करो, वाइल मजिस्ट्रेट शुड रिफाइन, मतलब कि मैकेनिकल रिमांड ऑर्डर, तो ऐसे कुछ नहीं है कि नीडलेस जो अरेस्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए पुलिस वालों को। ओपन प्रिजनर कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, मतलब खुली जेल। जो ऑल इंडिया कमेटी थी जेल रिफॉर्म के लिए, उसने 1980 में इसको बोला था, रिकमेंडेड किया था कि ओपन जेल कॉन्सेप्ट आपको लाना चाहिए। ओपन जेल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है कि सेटअप किया जाता है, डेवलप ओपन प्रिजनर किया जाता है ईच स्टेट में, यूटी में सिमिलर में, ठीक है ना, बहुत जगह डेवलप किया जाता है, कैंप लगाया जाता है, तो पूरा एरिया वो एक तरह से बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर ला के छोड़ दिया जाता है, आप रहो, खेती करो, कुछ भी करो। तो उसमें सेमी ओपन भी होते हैं, ओपन प्रिजनर भी होते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो जैसे छोटे छोटे क्राइम किए ना जिन्होंने, उनको उसमें रखा जा सकता है। ओपन प्रिजनर क्या होता है कि लेस आपके स्टिंगिंग रूल होते हैं, इतने बोरो नहीं होते, एक तो कंट्रोल तो होती हैं पर बहुत लेस, मतलब कि स्टिंगिंग जो रूल्स होते हैं, जो स्टिकनेस होती है थोड़ी कम होती है, मिनिमम सिक्योरिटी होती है, ठीक है। वो भी भागने की कोशिश नहीं करता हूँ, 1 साल मुझे रहना है, भाग जाऊँगा तो और ज़्यादा मुझे फंस जाऊँगा, तो आराम से रह लूँ एक साथ। ओपन एयर कैंप्स होते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा फ्रेंडली नेचर मिलता है, फंडामेंटल रूल जो ओपन प्रिजनर के लिए वो फॉलो किए जाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होता है उनके अंदर, तो चीज़ों को इस चीज़ को देखा गया। फिर यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड जो मिनिमम रूल है आपके जो ट्रीटमेंट प्रिजनर के, उसमें बोला जाता है नेल्सन मंडेला रूल। जो यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड मिनिमम रूल है ना, ये आपको मेंटेन करना है, ट्रीटमेंट कैसे, मतलब कि कैसे ट्रीट करना है आपको प्रिजनर को, उसको क्या बोला जाता है, नेल्सन मंडेला रूल को। उन्होंने जेल बहुत काटी, उन्होंने ही बोला था कि ओपन प्रिजनर कैसे रखने चाहिए, क्या करने चाहिए, आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए सेलेक्टेड प्रिजनर के लिए जो ठीक हो सकते हैं, उनके लिए रिहेबिलिट करने के लिए। फिर जस्टिस आपका अमिताभ रॉय कमेटी आई थी रिकमेंडेशन 2018 में, इसने भी बोला था, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, इसने हेडेड बाय द जस्टिस अमृता राव ने। उन्होंने चेक किया था कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट डेवलप करो चीज़ों को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, विच हैज़ पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा जो केस पेंडिंग पड़े हैं उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद पर्सनल मतलब रिकॉग्नाइज करो, बोर्ड बनाओ, मतलब कि बॉन्ड बनाओ, उन सब चीज़ को देखो। लॉन्च नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म के लिए नेशनल मिशन चलाओ। 1980 में भी कमेटी आई थी, जेल रिफॉर्म्स आए थे, चेयरमैन में AN मुला करके नाम था उनका। लॉ रूल एंड रेगुलेशन लेके आए थे, वो सब चीज़ों की प्रोटेक्शन सोसाइटी शुड बी केप्ट टू द सेपरेट फ्रॉम द कन्विक्टेड प्रिजनर। ये जो अंडर ट्रायल वाले हैं ना, थोड़ा अलग रखो भाई, इनको साथ मत मिक्स करो जिनको कन्विक्टेड है। अब भैया वो अंडर ट्रायल वाले कन्विक्टेड मिक्स हो जाते हैं, फिर उनमें भी क्राइम बन जाता है, तो सब चीज़ों को अलग अलग रखा जाए, ये सब चीज़ों की बात की गई थी। अबाउट प्रिजनर पर्सन कौन होते हैं आप पढ़ लेना, एंट्री शेड्यूल 2 ऑफ द में आते हैं, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। पर हाउ एवर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्रोवाइड द रेगुलर गाइडेंस देती रहती है, स्टेट को एडवाइस देती रहती है कि आपको कैसे प्रिजनर को रखना है, कैसे उनसे रखना है पर स्टेट सब्जेक्ट। जो आपकी जेल है ये स्टेट सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द प्रिजनर। ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है सबको कि आपकी राइट टू मेडिकल केयर में आते हैं। राइट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है ना, तो आर्टिकल 21 हमारे लिए भी उनके लिए फॉलो होता है, इंसान वो भी है। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द एक्यूज्ड पर्सन बोथ इन द प्रिजन और आउटसाइड। जब बाहर हो चाहे अंदर हो, चाहे बेल पे बाहर हो, उसको भी प्रोवाइड करानी है फ्री लीगल एड। अब फ्री लीगल एड है ना, उसकी भी कंडीशंस है, किस किस आदमी को प्रोवाइड करवाई जाती है, या आप पॉलिटी किताब में जाके पढ़ लेना, ये आपको दिया होगा, कौन से चैप्टर में दिया होगा, लास्ट वाले में सबऑर्डिनेट कोर्ट से वाले आसपास चैप्टर में आपको दिया होगा। वे फॉरवर्ड यही है कि आपको अथॉरिटी को कुछ रिकमेंडेशन माननी चाहिए, जो मेजर्स लेने चाहिए, आपको लेने चाहिए। जो टेम्प्रेरी मतलब प्रिजनर को मतलब छोड़ देना चाहिए कुछ दिन के लिए, बाद में उन्हें बुला लेना चाहिए, पैरोल दे देनी चाहिए, क्या कि जो चीज़ें वो कम हो पाएँ। जो जेल स्टाफ है वो थोड़ा
ऐसी बिहेवियर ना करे उनके साथ, अच्छा बिहेवियर करे, डाटा आपको रखना चाहिए, टेस्टिंग इन्फेक्टिंग वैक्सीन करनी चाहिए, किसी के है तो सर अलग रख दो, ठीक है ना, इन्फेक्शन उस पर वैक्सीन उसको देनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, डेली हाइजीनिक जो चीज़ें हैं उनको चीज़ों को करना चाहिए। यही सारी न्यूज़ थी रिलेटेड टू इससे। फिर मैं आपको कुछ न्यूज़ बताने वाला हूँ, इफेक्टिव ऑफ कोविड-19 ऑन अर्बन एंड रूरल पुअर। जो रूरल पुअर है उन पर क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो एक इंडेक्स आया था हंगर वॉच, कोविड-19 से टाइम पे ही आया था। इसने बोला था कि लेफ्ट द अर्बन पुअर इन इंडियन पुअर, ठीक है ना, मोर जो हंगर है विद द लेस न्यूट्रिशन इन द रूरल काउंटर पार्ट। जो अर्बन वाले हैं ना, देखो गांव में तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, पर जो शहरी वाले पुअर है ना, वो पुअर में पुअर होते जा रहे हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे बेचारे, वो खाने के लिए नहीं थे जो पुअर थे। जो हंगर वॉच एक बोलता है लूज मतलब कलेक्शन किया था सोशल ग्रुप एंड द मूवमेंट। अर्लियर द स्टडी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ फाउंड दैट द एडिशनल 207 मिलियन पीपल है वे पुश हो गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहुंच गए बाय 2030 ड्यू टू द सीवियर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है कोरोना वायरस का। ये नहीं पूरे इंडिया का बता रहे हैं कि न्यू रिसर्च की गई थी, एक पीयू रिसर्च सेंटर ने रिसर्च की थी कि कोविड-19 उसने पाया कि 32 मिलियन इंडियन, ये इंडियन के लिए आ गया, ऑफ द मिडिल क्लास एंड इंक्रीजिंग टू द पॉवर्टी। जो 32 मिलियन इंडियंस थे मिडिल क्लास में थे, वो पॉवर्टी में कहीं ना कहीं चले गए हैं, ऐसी चीज़ों में देखा गया। अब इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, फूड इनसिक्योरिटी, खाना नहीं है खाने के पास। उससे क्या होता है कि लोग काम करने के लिए जाने चाहते हैं, यार खाना नहीं है चलो कुछ कमा के लाता हूँ, तो लेबर फोर्स इंक्रीज़ हुई है। इवन आदमी तो जाएगा ही घर का कमाने के लिए, बच्चे को भी साथ में लेके जाएगा, तो चाइल्ड लेबर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज दिखाई देगी। फिर उसमें क्या फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जॉब तो लॉस करी ही है, लोगों की इनकम डाउन हो गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, तो इकोनॉमिक इफेक्ट ये आए हैं। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सोशल सेक्टर जो स्कीम चलाई थी आपने, मैंने क्या बताया ऊपर वाला एडिटोरियल में, इस साल जो पिछले साल दी गई थी पीडीएस के साथ साथ आपको वीट और राइस के साथ साथ पल्सेस भी दी जा रही थी। इवन जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट आपको जो कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे जो वर्नेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, उसके अकाउंट में सर्वाइव करने इस साल नहीं दिए गए। तो वही सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कांट हैव द राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। और ठीक है, इफ़ है, अगर है भी इनके पास तो गेट लेस राशन। कितने फ्रॉड देखे जाते हैं कि बेकार राशन मिल रहा है, फेयर प्राइस शॉप पे ये मिल रहा है। फिर स्पेशली इन अर्बन पुअर जो माइग्रेटिंग लेबर है उसने बहुत चीज़ फेस की है। अब न्यूट्रिशन एंड हंगर, न्यूट्रिशन डाउन हो गया, क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी नहीं मिल रही है। जो आप पोषण अभियान चला था वो एक तरह से फेलियर दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी जो हंगर है, फूड इनसिक्योरिटी है, रिमेन हाई। हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो हंगर था, फूड इनसिक्योरिटी, वो पहले से हाई थी, इस पेंडेमिक के बाद और हम नीचे चले गए। जो आपका वर्नेबल ग्रुप है जिसमें वुमेन्स होती हैं, हाउस होल्ड होते हैं, ये ट्रांसजेंडर होते हैं, इवन इसमें सेक्स वर्कर और लिखो, सेक्स वर्कर, डिसेबिलिटी वाले होते हैं, ये तो बहुत ही पुअर कंडीशन में चले गए हैं। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक डाटा आया था, उसमें क्या बोला कि इंक्रीज माल न्यूट्रिशन। उससे क्या हुआ, जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग क्या होता है, आपकी मतलब उम्र के हिसाब से आपकी हाइट कम होना, ये होता है स्टंटिंग। और वेस्टिंग क्या होता है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना, जैसे वेस्टिंग बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है बच्चों के अंदर। इवन अनीमिया की प्रॉब्लम भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है वुमेन और चाइल्ड के अंदर। तो हमने इन चारों के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था, मैं आपको बताऊँ, पोषण अभियान। इनका टारगेट क्या था कि जो माल न्यूट्रिशन है, आपके स्टंटिंग है और आपकी वेस्टिंग है, इसको हर साल 2-2% कम करना है। आप मुझे डेट बताना कब तक इसको ख़त्म करना था। और जो एनीमिया है इसको हर साल कितना कम करना है, 3%, इसको 3%, इनको 2-2% कम करना था। ये पोषण अभियान के टारगेट थे हर साल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब को देखते गवर्नमेंट ने भी तो कुछ किया होगा ना। गवर्नमेंट ने क्या किया वो देखते हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना। अन्ना योजना किसके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की है, जिसमें आपको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है 80 करोड़ नियर अबाउट सिटीजन्स को। और जो इसमें ये अन्ना हटा दोगे तो ये भी आ जाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पढ़ोगे तो ये आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आ जाएगी। इसमें क्या आता है कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है, वो अपनी ब्लैक मनी को बोल दो, सरकार क्या करेगी 50% तो ले लेगी। ये 100 रुपये आपके पास ब्लैक मनी है तो 50% सरकार ले लेगी आपसे डायरेक्टली, ठीक है, हमारे खाते में डाल दो, आपको जेल वेल में डालेंगे।
और जो बचे 50% उसके 25% सरकार 4 साल के लिए कहीं पे यूज़ करेगी, पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, और 25% बोल देगी जो 25 बचे वो आपको अपने पास रखो। तो ये स्कीम थी, और ये पैसा कहाँ यूज़ करना था, ये पैसा उसे जो गरीबों के कल्याण के लिए यूज़ करना था, जो ये पैसा रख रही थी। तो इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोला गया, पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, जो आपको फूड है, जो आपको वीट है, इस 80 करोड़ लोगों को, तो वो आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की है। अब आरबीआई ने कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी निकाला था, आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया गया था, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, मतलब कि जो अपने आप डेवलप करो चीज़ों को, उस चीज़ के लिए। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे, मैंने आपको पढ़ा दिए चीज़ों में, न्यूट्रिशन ने बता दिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कमी है, इकोनॉमिक क्या है, कुछ रिपोर्ट पढ़ा दी, तो इफेक्ट आपको पता लग गया अर्बन और रूरल के। तो इस पर एक हमने आंसर राइटिंग की है, क्या क्या इफेक्ट है। अगर ये आंसर राइटिंग मैंने अभी क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला है, ये उसकी आंसर है, उसकी आंसर राइटिंग का, अगर आपको पढ़ना है तो ग्रुप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप, और वहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। शाम को PDF फॉर्म में अगर सेंड करेंगे तो मैं उसे रिव्यू करके चेक करके बता दूँगा क्या क्या उसमें कमी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।